नमस्कार, समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्य मध्य प्रदेश में 25 सितंबर को उपद्रव हुआ। एक बड़ी घटना हुई ग्वालियर में। ग्वालियर में गुर्जर महाकुंभ का आयोजन था। गुर्जर समाज ने एक बड़ा आयोजन किया, महाकुंभ किया, और उसके बाद कुछ मुद्दों को लेकर वो जिला कलेक्ट्रेट की तरफ गए और वहाँ विवाद हो गया और विवाद के बाद भारी उपद्रव हुआ। उपद्रव इतना व्यापक था कि करीब 100 के लगभग वाहन तोड़ दिए गए। पुलिस और प्रशासन के वाहनों को क्षति पहुंचाई गई। कलेक्ट्रेट में जो लोग आए हुए थे, फरियादी आए थे या जनता के लोग आए थे, उनके वाहन तोड़ दिए गए और सरकारी संपत्ति को भी क्षति पहुंचाई गई और लगभग 100 से अधिक लोग उसमें घायल हुए। भारी संख्या में पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं, प्रशासन के लोग भी घायल हुए हैं और प्रदर्शनकारियों में भी कुछ लोग घायल हुए हैं क्योंकि पुलिस ने बल प्रयोग किया। ये विवाद क्यों हुआ, इसे भी जान लेते हैं। ये जो घटना हुई है इसका यूपी का कनेक्शन भी है। क्या कहें कि यूपी से ही ये जो विवाद है ये मध्य प्रदेश तक पहुंचा। यूपी से ये विवाद हरियाणा में गया और हरियाणा से फिर ये अब इसने मध्य प्रदेश में पहुंचा और मध्य प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया और वहां भी ये ज्वलंत मुद्दा बन गया है। मुद्दा है गुर्जर समाज का जगह जगह मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा जहां लगी है या जो लगाई जा रही है उन पर गुर्जर प्रतिहार सम्राट लिखा जाना चाहिए या लिखा गया, उसको लेकर विवाद हुआ। अभी तक का जो इतिहास रहा है, कई हजार साल का इतिहास है, उसमें मिहिर भोज, राजा भोज, विक्रमादित्य, ये सब क्षत्रिय राजा थे। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई किसी तरह की कोई विवाद ही नहीं है और मान्यता भी रही है, कहीं का भी विवाद नहीं था। लेकिन इधर पिछले कुछ सालों से, लगभग 2-3 साल से अचानक सोशल मीडिया में कुछ बातें इस तरह की आने लगी कि नहीं, मिहिर भोज तो गुर्जर राजा थे और कई जगह प्रतिमा लगी और उस पर लिखा गया मिहिर भोज गुर्जर सम्राट। उसको लेकर राजपूत समाज ने आपत्ति की, ठाकुरों ने आपत्ति की, उसको लेकर विवाद बढ़ता चला गया और ये जो विवाद हुआ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ये विवाद भी उत्तर प्रदेश से गहरा संबंध रखता है। जैसा हमने कहा कि यूपी का कनेक्शन है। अभी जो एफआईआर हुई है, वहाँ के एसपी ने बताया है कि 5 एफआईआर इस घटना में हुई है पुलिस की ओर से। इसमें उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बसपा के सांसद मलूक नागर और मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का नाम उल्लेखनीय रूप से शामिल है। वहाँ के एसपी का तो ये भी कहना है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजनेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने इस सभा में उत्तेजक भाषण दिए और युवाओं को उकसाया हिंसा के लिए, इसलिए इन लोगों का नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। इसका मतलब साफ है कि पूरा मामला राजनीतिक है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, राजस्थान में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के चंबल और ग्वालियर संभाग में गुर्जरों की संख्या अच्छी है। वहाँ लगभग 12 विधानसभा सीटों पर ये प्रभाव रखते हैं, उनको हराने जिताने की क्षमता रखते हैं। राजस्थान में भी चुनाव है और राजस्थान में भी गुर्जरों की संख्या काफ़ी है। ये सब पूरा मामला राजनीतिक है और कुछ राजनीति से जुड़े लोग ही इस मुद्दे को ज्वलंत बनाए रखना चाहते हैं और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये साफ हो गया अतुल प्रधान का और मलूक नागर का नाम आने के बाद कि ये मामला राजनीतिक है। अब सरकार वहां कार्रवाई करेगी इन दोनों जनप्रतिनिधियों के खिलाफ। इस मामले को किस पिछले बैकग्राउंड में भी देखते हैं। अभी लगभग 2 महीना पहले इसी तरह का विवाद हरियाणा के कैथल में हुआ था। कैथल में एक मिहिर भोज की प्रतिमा लगी
और उस प्रतिमा का अनावरण होना था। अनावरण से पहले ये मांग हुई कि वहाँ गुर्जर सम्राट लिखा जाए मिहिर भोज को, लिखा भी गया। और कुछ गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधि जो अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध रखते थे वो लोग वहाँ गए। कुछ लोग मुख्य अतिथि नहीं आए हालांकि, लेकिन बाकी लोग गए और उसका अनावरण हुआ। उसके विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ठाकुरों ने, राजपूतों ने विरोध किया और एक विरोध मार्च लेकर वो लोग कैथल की ओर चले शेर सिंह राणा के नेतृत्व। ये शेर सिंह राणा वही हैं जो चर्चित नाम है, जिन्होंने का नाम फूलन देवी के हत्याकांड में आया था। कंधार से जो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेने के लिए पहुंच गए थे, ये वही शेर सिंह राणा है। और वहां पे टकराव हुआ। हालांकि हरियाणा सरकार ने सूझबूझ का परिचय दिया और दोनों समाज को बैठाया और बैठाकर उस मामले को शांत करा लिया। ये विवाद उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भी हो चुका है, सहारनपुर में भी हो चुका है। तो इस तरह की जो ये घटनाएं हैं, छुटपुट घटनाएं अचानक सामने आ जाती हैं। ये अचानक नहीं आती, इसके पीछे कोई योजना है। योजनाबद्ध रूप से जो भारत की, विशेष रूप से उत्तर भारत की मार्शल रेसेज हैं, क्षत्रिय कुल की जो जातियां हैं, उनको आपस में लड़ाने का कोई षड्यंत्र चल रहा है। कोई ऐसा पीछे से हिडन एजेंडा है जो कहीं से संचालित हो रहा है, भारत के अंदर से हो रहा है या भारत के बाहर से हो रहा है। इसकी जांच एजेंसियों को करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आती हैं उससे मामला बिगड़ता है। उसमें इतने आपत्तिजनक पोस्ट होते हैं समाज की ओर से, दोनों, हमने ये नहीं कहते किसी एक समाज की ओर से, सभी की तरफ से, कि जो भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। इनका उद्देश्य एक ही है कि भारत की जो मार्शल रेसेज हैं उनमें उनमें एकता ना रहे और वो आपस में लड़े। यही प्रयास किसी स्तर पर किसी बड़े षड्यंत्र की ओर संकेत भी करता है। इसका राजनीतिक कनेक्शन भी हो सकता है। जांच इसलिए भी जरूरी है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में जिनमें चुनाव होने हैं, 2 में गुर्जर समाज की संख्या है और बाकी राजपूत भी पर्याप्त संख्या में हैं दोनों राज्यों में, जाट भी हैं। तो ये राजनीतिक कनेक्शन भी हो सकता है, किसी राजनीतिक दल का भी इसके पीछे हाथ हो सकता है। क्योंकि ये जब विवाद बढ़ेगा तो इतना तो तय है कि किसी एक दल को दोनों समुदायों का या तीनों समुदायों का, तीनों जातियों का मत एक साथ नहीं मिलेगा। राजनीतिक लाभ भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। और जहां तक विवाद की बात है, महापुरुष किसी एक जाति के नहीं। हमारे जो महापुरुष हैं भगवान राम हैं, हमारे महापुरुष श्री कृष्ण हैं, हमारे महापुरुष विक्रमादित्य हैं, हमारे महापुरुष राजा भोज हैं, मिहिर भोज हैं। ये भी जान लेते हैं कि भोज एक नहीं हुए, भोज कई हुए हैं। मिहिर भोज और राजा भोज अलग अलग हुए। ये जो जितने भी महापुरुष हैं, इनको जातियों में बांटना, इनके कद को छोटा करना है। अब कोई कहे कि महाराणा प्रताप तो सर्वमान्य रूप से योद्धा हैं सभी समाज के। अब कोई कहेगा महाराणा प्रताप को नहीं लिखा जाना चाहिए, ठाकुर महाराणा प्रताप, तो ये उचित नहीं है। महाराणा प्रताप सबके हैं, भीलों के भी हैं। और महाराणा प्रताप को तो राजस्थान में सभी जातियां मानती हैं। अगर उनके साथ जाति सूचक शब्द लगाया जाएगा तो अपने महापुरुष का कद हम छोटा करते हैं। क्या भगवान राम को जो सूर्यवंशी महापुरुष हुए, भगवान हुए, उनको उनके साथ जाति सूचक शब्द लगाना उचित होगा? क्या भगवान श्री कृष्ण के साथ जाति सूचक शब्द लगाना उचित होगा? क्या राजा भोज ने कभी लिखा कि वो राजा भोज सिंह हैं या राजा भोज किस कुल से हैं? कभी उन्होंने जाति सूचक शब्द नहीं लगाया। क्या भर्तृहरि ने लगाया कभी? भर्तृहरि का केवल नाम इतना एक शब्द का नाम है भर्तृहरि। तो आज जो ये सब प्रयास हो रहे हैं, ये अपने इतिहास के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रयास हो रहे हैं। हमारे इतिहासकारों ने भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। महापुरुषों के गुणों का बखान करने पर ध्यान दिया, महापुरुषों के जो अच्छे काम हैं उनको प्रसारित करने पर ध्यान दिया इतिहासकारों ने। लेकिन कभी इस उसमें नहीं गए, ये सोच नहीं रही कि वो किस जाति से थे, किस वंश थे, किससे थे, किस कुल से थे। और विवाद बिल्कुल नाहक अनावश्यक विवाद है। ये सभी जानते हैं कि क्षत्रिय कुल की जातियां हैं सभी।
राजपूत, गुजर, जाट, यादव और अन्य भी कई जातियां जो क्षत्रिय कुल में हैं। जब वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ है उसमें 4 ही वर्ण की बात हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब उसमें विवाद खड़ा करके और खून खराबा करना, शांति भंग करना, आपसी भाईचारा खत्म करना, जब हमारे कुल समान हैं तो दूरी कैसे हो सकती है? कभी ना कभी एक रहे ही होंगे, एकता रही होगी। बजाय इसके कि हम विवाद ढूंढें, हमें एकता के सूत्र ढूंढने चाहिए। जब परमार, पवार, तोमर, सोलंकी और शिकरवा तमाम सारे कुल एक साथ तीनों जातियों में हैं, ब्राह्मणों, राजपूतों में भी हैं, गुर्जर में भी हैं और जाटों में भी हैं, तो फिर कहीं ना कहीं समानता तो रही होगी ना, एकता कभी ना कभी रही होगी। किसी कालांतर में कुछ कारणों से अलग हुए होंगे, तो आज क्या एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए या एक दूसरे को अपमानित करने लगे? अगर जो लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अपमानित करते हैं, वो दूसरे को अपमानित नहीं करते, वो स्वयं को अपमानित करते हैं। ये अनावश्यक विवाद हैं, इनसे बचना चाहिए। और सभी जो जातियां हैं उनके बुद्धिजीवियों को, उनके प्रबुद्ध वर्ग को इस मामले में आगे आना चाहिए। और हिंदू सब हैं, सब सनातन हैं, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जितने महापुरुष हैं सब सनातन धर्म के महापुरुष हैं। इन्होंने कोई एक समाज के लिए काम नहीं किया, इन्होंने सब समाज के लिए काम किया है, गरीबों के लिए भी काम किया है, समाज के निचले से निचले वर्ग के उत्थान के लिए भी काम किया है। इसीलिए ना राजा भोज को भोज कहा गया, इसीलिए विक्रमादित्य को विक्रमादित्य कहा गया, इसीलिए सम्राट अशोक को सम्राट कहा गया, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त हुए, उनके गुणों के कारण हुए, वो जातियों के कारण नहीं हुए। इस बात को स्मरण रखना चाहिए। और एकता सारा, आज तो सबसे बड़ा संकट सनातन पर ही आ गया। लोग सनातन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और हम लोग जातियों में लड़ रहे हैं, हम लोग महापुरुषों को जातियों में बांटने पर आना है। संकट ये ज्यादा बड़ा है, सनातन बचेगा तो जातियां भी बचेगी। अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं सनातन को खत्म करने के, और हम आपस में जातियों को लड़ने में समय गुजार रहे हैं, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। सनातन रहेगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा, सशक्त होगा और गौरवशाली भी होगा। हमारा गौरव सनातन से है, सनातन संस्कृति से है, इसलिए इसको अक्षुण्ण रखना जरूरी है। इन विवादों से हटें, बचें और इनको नज़रअंदाज करें। इसमें सरकारों का भी सहयोग हो सकता है। अगर कहीं से ऐसी सूचनाएं आती हैं तो सरकार को गंभीरता से लेकर उनकी जांच करानी चाहिए। उन सोशल अकाउंट्स की जांच करानी चाहिए जो लोग इस तरह की पोस्ट करते हैं, आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं। क्या वो वास्तव में फेक अकाउंट तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अकाउंट फर्जी हों, कुछ दूसरे लोग इस नाम से अकाउंट चला रहे हैं और एक दूसरी जातियों का आरोप लगाते हैं? हो सकता है वो सीमा के बाहर से संचालित हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है वो पूरी तरह से भारत के अंदर विवाद पैदा करना चाहता है, और उसकी कोशिश होती है कि भारत के अंदर जो हिंदू समाज है और भारत में कहाँ कहाँ फॉल्ट लाइन्स हो सकती हैं उनको बढ़ाया जाए। उसके लिए उनके पास पूरा एक रिसर्च का विंग है। इन सब चीज़ों को भी समझना चाहिए। इसमें हमारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो ऐसे अकाउंट अगर पाए जाएं जो संदिग्ध हैं या जो कहीं बाहर से प्रचारित हो रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।